नमस्कार साथियों व प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है मनीष बोचीवाल के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। हमारी जो क्लास चल रही है वो प्राथमिक क्रियाकलाप को लेकर के चल रही है, प्राइमरी एक्टिविटीज़ को लेकर के चल रही है। और उसमें आज हम बात करने वाले हैं, कृषि से संबंधित बात करेंगे कि विश्व में किस प्रकार की कृषि प्रक्रियाएँ या कृषि की जाती है। उसके बारे में हम विभिन्न तरीके से अलग अलग जो कृषि के प्रकार हैं उन कृषि के प्रकारों को व्यवस्थित तरीके से हम पढ़ने की कोशिश करेंगे। विश्व में पाई जाने वाली विभिन्न भौतिक, सामाजिक और आर्थिक दशाएं कृषि कार्य को प्रभावित करती हैं। यानी कि ये ऐसी अवस्थाएं हैं, भौतिक, सामाजिक और आर्थिक, ये तीनों अवस्थाएं ऐसी हैं, चाहे वो उद्योगों को लेकर के हों, चाहे वो कृषि कार्य को लेकर के हों, चाहे वो मनुष्य को लेकर के हों, चाहे वो जनसंख्या को लेकर के हों, सभी को ये कहीं ना कहीं भौतिक, सामाजिक और आर्थिक दशाएं प्रभावित करती हैं। उसी प्रकार ये भौतिक और सामाजिक और आर्थिक दशाएं कृषि कार्य को भी प्रभावित करती हैं। इसी प्रभाव के कारण विभिन्न कृषि प्रणालियां देखी जाती हैं। यानी कि अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग प्रकार की कृषि प्रणालियां हैं, कृषि करने के तरीके सभी के अलग अलग हैं। इस आधार पे हम कह सकते हैं कि भौतिक और सामाजिक आर्थिक दशाएं जो है वो क्या हैं, कृषि को प्रभावित करती हैं। कृषि विभिन्न प्रकार के फसलों को बोया जाना तथा पशुपालन विभिन्न कृषि विधियों पर आधारित होता है। कृषि का मतलब क्या होता है, जो अलग अलग फसलें हैं उनको बोया जाना ही कृषि है या एग्रीकल्चर है। तथा पशुपालन जो है वो सभी, पशुपालन भी अलग अलग कृषियों की जो विधियां हैं उन्हीं पे डिपेंड करता है। अब देख लेते हैं कि कृषि करने की विधियां जो है वो कौन कौन सी हैं। मुख्य प्रणालियां निम्नलिखित हैं। तो सबसे पहली है निर्वाह कृषि। निर्वाह कृषि से इसके नाम से ही आप स्पष्ट समझ सकते हैं, या फिर इसको हम बोल सकते हैं कि आदिमकालीन निर्वाह कृषि। ये किस प्रकार की कृषि होती है, तो इस प्रकार की कृषि में कृषि क्षेत्र में रहने वाले स्थानीय उत्पादों और संपूर्ण अथवा लगभग का उपयोग करते हैं। यानी कि ये एक ऐसी कृषि है जो लगभग जो भी कृषि कार्य करते हैं उनमें जो भी उत्पादन होता है वो केवल अपने घर तक ही सीमित होता है, और जो भी उत्पादन होता है वो अपने घर के अंदर ही उनका इस्तेमाल कर लिया जाता है। और इस प्रकार की कृषि या निर्वाह कृषि को हम मुख्य रूप से दो भागों के अंदर विभाजित कर सकते हैं। पहला है आदिमकालीन निर्वाह कृषि और दूसरा हम कह सकते हैं कि गहन निर्वाह कृषि। तो आदिमकालीन निर्वाह कृषि यानी कि प्राचीन समय के अंदर आदि मानव या फिर जो पुराने समय के अंदर किस प्रकार की कृषि पद्धति थी, किस प्रकार से लोग खेती का कार्य करते थे, उसे हम आदिमकालीन निर्वाह कृषि कहते हैं। या फिर आदिमकालीन जो निर्वाह कृषि है इसको हम स्थानांतरित कृषि भी कहते हैं। देखिए, आदिमकालीन निर्वाह कृषि अथवा स्थानांतरण कृषि कार्य उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों के अंदर किया जाता है। अब उष्णकटिबंधीय क्षेत्र क्या होते हैं कि 0 डिग्री से, यानी कि जिसको हम भूमध्य रेखा बोल सकते हैं, 0 डिग्री से 23.5 डिग्री उत्तरी, यानी कि जिसको हम कर्क रेखा बोल सकते हैं, और 23.5 डिग्री दक्षिणी जिसको हम मकर रेखा बोल सकते हैं। कर्क और मकर रेखा के बीच का जो भाग है वो उष्णकटिबंध क्षेत्र कहलाता है। यानी कि इस क्षेत्र को हम उष्णकटिबंध क्षेत्र बोल सकते हैं। और इस प्रकार की कृषि जो है वो क्या कहलाती है, स्थानांतरित कृषि या फिर आदिमकालीन निर्वाह कृषि उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों के अंदर लोग करते हैं। उसके बाद में है यहाँ आदिम जाति के लोग ये कृषि कार्य करते हैं। इसका क्षेत्र यानी कि ये जो कृषि है ये अफ्रीका, दक्षिणी एवं मध्य अमेरिका का उष्णकटिबंधीय भाग, दक्षिणी पूर्वी एशिया, इन क्षेत्रों के अंदर की जाती है। कौन सी कृषि, आदिम निर्वाह कृषि। अब इसको हम देख लेते हैं मैप के अंदर। मैप में हम देखें तो अफ्रीका महाद्वीप का जो क्षेत्र है, तो ये अफ्रीका महाद्वीप का जो क्षेत्र है इस भाग के अंदर कह सकते हैं हम कि आदिमकालीन निर्वाह कृषि जो है वो की जाती है। उसके बाद में है मध्य अमेरिका का उष्णकटिबंधीय भाग, ये वाला जो क्षेत्र है यहाँ पे भी कौन सी कृषि की जाती है, आदिमकालीन निर्वाह कृषि की जाती है। उसके बाद में है दक्षिणी पूर्वी एशिया, तो ये दक्षिणी और पूर्वी एशिया का जो भाग है, ये वाला जो क्षेत्र है दक्षिणी पूर्वी एशिया का ये वाला जो भाग है, यहाँ भी किस प्रकार की कृषि कार्य किया जाता है, आदिमकालीन निर्वाह कृषि जो है वो की जाती है। उसके बाद में है
इसमें होता क्या है, आदिमकालीन निर्वाह कृषि में इन क्षेत्रों में वनस्पति को जला दिया जाता है। यानी कि ये कृषि जहाँ पे की जाती है वहाँ पे जो भी वनस्पति है उसको जला दिया जाता है, और जली हुई जो राख है वो किसका काम करती है, उर्वरक का काम करती है, उसकी मिट्टी की उपजाऊपन क्षमता को बढ़ाने का काम करती है। और इस प्रकार की जो कृषि है इसको हम क्या बोल सकते हैं, स्थानांतरित कृषि बोल सकते हैं, या फिर कृत्रिम दहन कृषि प्रणाली इसको बोला जा सकता है। इसमें बोए गए जो खेत हैं वो बहुत छोटे छोटे होते हैं। खेती पुराने औजारों जैसे लकड़ी, कुदाली और फावड़े से की जाती है। यानी कि प्राचीनतम जो विधियां हैं अपनी कृषि करने की, उन्हीं के माध्यम से कृषि जो है वो की जाती है। यानी कि जैसे ही इसकी उपजाऊपन क्षमता समाप्त हो जाती है, यानी कि कुछ समय के पश्चात, जिसमें हम बोल सकते हैं कि 3 से 5 वर्ष के बाद जब मिट्टी का उपजाऊपन समाप्त हो जाता है तो कृषक नए वन क्षेत्र को जलाकर कृषि कार्य भूमि कृषि के लिए जो है भूमि तैयार करता है। इसीलिए इसको स्थानांतरित कृषि बोला गया है कि कुछ समय तक कृषि कार्य किया जाता है। जैसे ही भूमि की उपजाऊपन क्षमता समाप्त होती है तो कृषक दूसरे स्थान पे जाता है, उसको उपजाऊ बनाता है, वहाँ की वनस्पति को फिर जलाता है और वही राख उपजाऊपन क्षमता का काम करती है। फिर वहाँ पे वापस से कृषि कार्य जो है वो कृषक करता है और कुछ समय पश्चात वापस पहले वाले कृषि क्षेत्र में कृषि कार्य करने के लिए आ जाता है। यानी कि कुछ समय और बीतता जाता है धीरे धीरे, और उसके बाद में जहाँ पे स्टार्टिंग में या प्रारंभ में उसने कृषि कार्य करना प्रारंभ किया था, उसके बाद में वापस उसी स्थान पे लौट के आ जाता है। उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में इसे अलग अलग नामों से जाना जाता है। जो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र हैं जिसमें हमने देखा है 0 डिग्री से 23.5 डिग्री उत्तरी, 0 डिग्री से 23.5 डिग्री दक्षिणी, या फिर मैं इसको ये बोलूँ कि कर्क रेखा से मकर रेखा के बीच का जो भाग है उसको हम उष्णकटिबंधीय क्षेत्र बोलते हैं। तो भारत के उष्णकटिबंधीय राज्यों में इसे झुमिंग, यानी कि भारत के जो उत्तरी पूर्वी जो राज्य हैं उसमें इसे झुमिंग के नाम से, मध्य एशिया में इसे मेक्सिको के नाम से, मेक्सिको में इसे मिल्पा के नाम से, और मलेशिया और इंडोनेशिया में इसे लद्दाख के नाम से जाना जाता है। ये आपके लिए एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि जो आपकी स्थानांतरित कृषि या फिर आदिमकालीन जो निर्वाह कृषि है, जिसको प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर भी बोल सकते हैं, ये जो एग्रीकल्चर है इसमें जो उष्णकटिबंधीय जो क्षेत्र हैं इनमें अलग अलग नामों से इसे जाना जाता है। तो ये अलग अलग नाम एक बार आप देख सकते हैं कि अलग अलग नाम जो है वो कौन कौन से हो सकते हैं, और यहाँ से आपका ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन बन सकता है। तो भारत के उत्तरी पूर्वी राज्यों में इसे झुमिंग कहा जाता है, मध्य एशिया और मेक्सिको के अंदर इसे मिल्पा कहा जाता है, और मलेशिया और इंडोनेशिया में इसे लद्दाख कहा जाता है। ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, ये आपको याद रखने हैं। उसके बाद में जो निर्वाह कृषि थी उसको हमने 2 भागों में बांटा, आदिमकालीन निर्वाह कृषि, दूसरा अब आता है गहन निर्वाह कृषि। अब हम बात करेंगे गहन निर्वाह कृषि की। तो गहन निर्वाह कृषि है इस प्रकार की कृषि मानसून एशिया के घने बसे देशों के अंदर की जाती है। गहन का मतलब होता है, हम यूँ समझे कि इस एक ऐसी प्रकार की कृषि जिसमें कम स्थान पे अधिक पैदावार जो है वो ली जा सकती है। इसको भी हमने 2 भागों के अंदर डिवाइड किया है। 2 भाग हैं। पहला है चावल प्रधान गहन निर्वाह कृषि, यानी कि ऐसी कृषि जिसमें चावल जो है वो मुख्य फसल रहे। चावल प्रधान गहन निर्वाह कृषि, इसमें चावल प्रमुख फसल होती है। अधिक जनसंख्या घनत्व के कारण खेतों का आकार छोटा होता है। कृषि कार्य में कृषक का संपूर्ण परिवार लगा रहता है। अब इसमें क्या होता है कि जो भी जनसंख्या का घनत्व है वो क्या रहता है, ज़्यादा रहता है, और जनसंख्या का घनत्व ज़्यादा रहने की वजह से क्या होता है कि कृषक का पूरा परिवार जो है वो इस कार्य के अंदर लगा हुआ रहता है। क्यों? क्योंकि खेती का आकार या जगह या फिर वह स्थान जहाँ पे खेती कार्य किया जाता है वो स्थान तो कम होता है, जनसंख्या ज़्यादा होती है, इसलिए हमें खाने योग्य जो फसलें हैं उनकी ज़्यादा आवश्यकता होती है। तो कम क्षेत्र के अंदर अधिक पैदावार हमें लेनी होती है गहन निर्वाह कृषि के अंदर। उसके बाद में है भूमि का गहन उपयोग होता है। यंत्रों की अपेक्षा मानव श्रम का अधिक महत्व है, यानी कि मानव जो है वो मजदूरी या श्रम जो है वो ज़्यादा करता है। उर्वरकता बनाए रखने के लिए पशुओं के गोबर की खाद और हरी खाद का जो है वो उपयोग किया जाता है। इस कृषि में
प्रति इकाई उत्पादन अधिक होता है, यानी कि एक इकाई के अंदर उत्पादन अधिक होता है परंतु प्रति कृषक उत्पादन कम होता है। यानी कि एक इकाई के अंदर तो उत्पादन अधिक होता है, लेकिन जब हम एक कृषक के उत्पादन की बात करते हैं तो वो कम होता है। उसके बाद में दूसरी जो कृषि है जिसको हम बोल सकते हैं चावल रहित गहन निर्वाह कृषि। पहली जो कृषि थी वो चावल रहित चावल प्रधान निर्वाह कृषि थी, अब यह है चावल रहित गहन निर्वाह कृषि, यानी कि ऐसी कृषि जिसमें चावल का उत्पादन नहीं किया जाता बल्कि चावल को छोड़ करके अन्य जो फसलें हैं उनका उत्पादन होता है। तो ये कहाँ कहाँ होती है? मानसून एशिया के अनेक भागों में उच्चावच जलवायु, मृदा और अन्य भौगोलिक कारकों की भिन्नता के कारण धान की फसल को उगाना संभव नहीं है। यानी कि चावल की फसल को उगाने के लिए जो भी भौगोलिक परिस्थितियां, वहाँ की जलवायु, वहाँ की मृदा, वहाँ का उच्चावच जैसा हमें चाहिए वैसा वातावरण या वहाँ की जलवायु हमें नहीं मिल पाती है, तो चावल की खेती करना बहुत मुश्किल काम होता है। इसलिए चावल के अलावा जो अन्य फसलें हैं वो चावल रहित गहन निर्वाह कृषि के अंदर शामिल की जाएंगी, जिसमें उत्तरी चीन, मंचूरिया, उत्तरी कोरिया और उत्तरी जापान में गेहूं, सोयाबीन, जौ और सोप्रम बोया जाता है। यानी कि चावल के अलावा जो अन्य फसलें हैं उनको बोया जाता है। जब भारत के सिंधु गंगा के मैदानी भाग में गेहूं और दक्षिणी पश्चिमी शुष्क भाग में ज्वार और बाजरा बोया जाता है। यानी कि अधिक पैदावार लेनी है, लेकिन ऐसे स्थान पे हमें अधिक पैदावार लेनी है जहाँ पे चावल की प्रधानता या फिर चावल जो है वो नहीं बोया जा सकता। उसके पीछे फैक्टर्स काम करते हैं कि वहाँ की जलवायु चावल के अकॉर्डिंग नहीं है, वहाँ पे वर्षा चावल के अकॉर्डिंग नहीं हो पाती है। इस आधार पे हम कह सकते हैं कि चावल के अलावा जो अन्य फसलें हैं वो इस कृषि के अंदर या इस प्रकार की फसलों के अंदर बोई जाती हैं। इस कृषि की अधिकतर विशेषता वो भी है कि चावल प्रधान कृषि की है। यानी कि जो चावल प्रधान कृषि की जो फसलें हैं या विशेषताएं हैं कि आकार छोटा होता है या फिर जो है वो जनसंख्या अधिक होती है, इस आधार पे हम कह सकते हैं कि इनकी विशेषताएं मिलती जुलती हैं दोनों। केवल अंतर यह है कि इसमें सिंचाई की जाती है। लेकिन जो चावल प्रधान कृषि थी, चावल प्रधान गहन निर्वाह कृषि थी, उसके अंदर सिंचाई का काम नहीं किया जाता था, केवल और केवल वो बारिश पे या वर्षा पे निर्भर रहती थी, लेकिन इसमें सिंचाई का काम किया जाता है। अब देख लेते हैं कि गहन निर्वाह कृषि जो है वो कहाँ कहाँ की जाती है। अब गहन निर्वाह कृषि की जब बात आई तो हमने एशिया महाद्वीप को चुना। अब एशिया महाद्वीप को इसलिए चुना कि सेकंड चैप्टर के अंदर हमने पढ़ा था कि एशिया महाद्वीप एक ऐसा महाद्वीप है जिसके अंदर सबसे ज़्यादा जनसंख्या पाई जाती है। विश्व के 6 सबसे बड़े देश जो एशिया महाद्वीप के अंदर आते हैं जनसंख्या के मामले में। तो इस आधार पे हम कह सकते हैं कि यहाँ पे जनसंख्या का घनत्व अधिक है और कृषि योग्य जो भूमि है वो कम है। इसलिए हमें किस प्रकार की कृषि की आवश्यकता पड़ेगी? गहन निर्वाह कृषि की आवश्यकता पड़ेगी। अब गहन निर्वाह कृषि की आवश्यकता पड़ेगी तो अब गहन निर्वाह कृषि यहाँ पे कहाँ कहाँ पे की जाती है? तो ये भारत वाला क्षेत्र गहन निर्वाह कृषि के अंतर्गत आएगा। उसके बाद में चीन वाला जो क्षेत्र, हांगकांग, बीजिंग वाला जो क्षेत्र है, यहाँ पे आपके और भारत के जो उत्तरी पूर्वी राज्य हैं, ये वाले जो क्षेत्र हैं वो आपके किस में आएंगे? चावल रहित गहन निर्वाह कृषि बोल सकते हैं, चावल प्रधान गहन निर्वाह कृषि बोल सकते हैं। अगर संयुक्त रूप से दोनों को बोलें तो गहन निर्वाह कृषि के अंदर इनको शामिल किया जाएगा। ये थी आपकी क्लास जो कि कृषि से संबंधित थी। आगे और भी प्रकार हैं कृषि के, जैसे रोपण कृषि है, विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि है, बाजार फलों से उत्पादन से संबंधित कृषि है, डेयरी कृषि है। इनके बारे में हम अगले वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। और हमारी मुहिम 90+ की जो है ज्योग्राफी के अंदर, इसको हम कारगर रूप से साबित करके दिखाएंगे आपको। और अब की बार जो रिजल्ट आने वाला है ये भी आपको 90+ जो है वो दिखाएंगे रिजल्ट। तो इस आधार पे आप रेगुलर जो है वो अपनी क्लासों को अटेंड करते रहें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करते रहें। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।